दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब अचानक पूरे देश की रफ्तार थम सी गई थी। लॉकडाउन लगा था और हर इंसान वहीं रुक गया था जहां वो उस पल मौजूद था। इसी दौर में कोलकाता शहर में एक युवक रह रहा था, करीब 750 किलोमीटर दूर अपने घर से। सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए वो यहाँ आया था। पढ़ा लिखा था, एक प्राइवेट कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। जिंदगी ठीक चल रही थी। तभी अचानक सब बंद हो गया। लॉकडाउन ने उसे भी वहीं रोक दिया। घर जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई साधन नहीं। उसी मोहल्ले में रहने वाली एक युवती की नजर उस पर पड़ी। उसने एक दिन उससे पूछा, तुम घर क्यों नहीं गए? लड़के ने बस इतना कहा, जाना चाहता था लेकिन पहुंच नहीं पाया। यहीं से कहानी ने करवट ली। लड़की को उस पर तरस आने लगा, क्योंकि वो देख चुकी थी, न उसे ठीक से खाना बनाना आता था, न अकेले रहना। धीरे धीरे वो उसकी मदद करने लगी। कभी अपने हाथ का बना खाना ले आती तो कभी उसके कपड़े धो देती। बिना किसी योजना के, बिना किसी इरादे के दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। लेकिन इस दोस्ती के बीच एक बड़ी सच्चाई थी। लड़की एक मुस्लिम परिवार से थी और लड़का हिंदू परिवार से। फिर भी लॉकडाउन की खामोशी में, दिन रात की बातचीत में, एक दूसरे की आदतों में पता ही नहीं चला कि दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई। और एक दिन लड़के ने फैसला कर लिया। उसने अपने घर फोन किया और साफ कहा, कोलकाता में एक लड़की है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही परिवार को यह पता चला कि लड़की मुस्लिम है, घर में बवाल मच गया। क्या तुम किसी मुस्लिम लड़की को घर लाओगे? परिवार ने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। लेकिन लड़का अड़ा रहा। उसका कहना था, मुझे इससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। जब परिवार ने साफ इनकार कर दिया तो दोनों ने मिलकर कोर्ट मैरिज कर ली। यह फैसला पूरे परिवार के लिए झटके जैसा था। वो उनका इकलौता बेटा था और अब उनसे नाराज। वक्त आगे बढ़ा, लेकिन रिश्तों की दरार और गहरी होती चली गई। फोन पर बात होती तो ताने मिलते, अब तो नमाज पढ़नी सीख गए होगे, उसने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया होगा। लड़का हर बार यही कहता, मां भरोसा करो, वो अब हमारे तरीके से रहती है, उसने अपना धर्म तक छोड़ दिया है। लेकिन ताने रुकते नहीं थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही ताने, यही जिद एक दिन इतनी भयानक शक्ल ले लेंगे। क्योंकि इस कहानी का अंत सिर्फ दर्दनाक नहीं, खौफनाक होने वाला था। 2 कत्ल, वो भी ऐसी सच्चाई के साथ जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। अब सवाल यह है, ये सब हुआ कहां? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर, थाना जफराबाद, इलाका अहमदपुर पुरानी गोदाम की एक सच्ची घटना है। और इस कहानी की एक अहम कड़ी है बनारस में रहने वाली शकुंतला, जो हर रोज अपने बड़े भाई और भाभी से सुबह शाम बात किया करती थी। 11 दिसंबर 2025 शकुंतला ने एक बार फिर अपने भाई और भाभी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही, दोनों के फोन बंद। अब उसकी बेचैनी डर में बदल चुकी थी। आखिरकार उसने अपने सगे भतीजे अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू को फोन लगाया। बेटा, जरा अपनी मम्मी से बात करा दो। शकुंतला की आवाज में घबराहट साफ थी। 3 दिन से नंबर बंद आ रहा है, पापा से भी बात हो जाए तो करा दो, मैं बहुत परेशान हूं। रिंकू ने उसे भरोसा दिलाया, बुआ आप चिंता मत करो, मैं अभी बात कराता हूं। लेकिन वो दिन यूं ही निकल गया, कोई कॉल वापस नहीं आया। दोस्तों, अब कहानी में एक और किरदार जुड़ता है, रिंकू की बहन वंदना। वंदना का फोन आता है, भैया मम्मी पापा दोनों का नंबर बंद आ रहा है, तुम कुछ पता कर पाओगे? रिंकू का जवाब चौंकाने वाला था, वो घर में ही नहीं मिल रहे, लगता है कहीं चले गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, तुम भी कोशिश करो। इतना कहकर वो खुद तलाश में निकलने की बात कहता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद रिंकू का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब तक माता पिता लापता थे, अब बेटा भी गायब। पूरा 12 दिसंबर बीत जाता है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल जाता है, कोई सुराग नहीं। वंदना अब और इंतजार नहीं करती, वो सीधे पहुंचती है जफराबाद थाना। थरथराती आवाज में पुलिस को बताती है, मेरे पिता श्यामलाल उम्र 62 साल, मेरी मां बबीता देवी उम्र 60 साल और मेरा भाई अम्बेश उर्फ रिंकू उम्र 37 साल, तीनों अचानक लापता हैं। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस मामले की गंभीरता समझ जाती है, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद सभी मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए जाते हैं, अचानक कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं, लेकिन कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती। दिन गुजरते चालू हो जाता है। 13,
14 सबसे पहले 15 दिसंबर वो अपनी बहन वंदना को करता है। घर पर पहले से एक ताला लगा था, रिंकू कहता है, लेकिन अब उसके ऊपर एक और ताला लगा हुआ है। क्या उसकी चाबी तुम्हारे पास है? वंदना हैरान हो जाती है, लेकिन कहती है, हाँ, चाबी मेरे पास है, मैं अभी भिजवाती हूं। लेकिन इससे पहले कि चाबी पहुंचती, पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस रिंकू से सवाल करती है, तुम्हारा फोन 3 दिन से बंद था, कहां थे तुम? रिंकू जवाब देता है, साहब, मैं बनारस के घाटों पर अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। घर में थोड़ी कहासुनी हो गई थी, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। लेकिन पुलिस को उसकी बातें जच नहीं रही थी। जब सर्विलांस और सीडीआर के आधार पर उससे सवाल किए गए तो उसके बयान बार बार बदलने लगे। कभी वो कुछ कहता तो कभी कुछ और। अब पुलिस को यकीन हो चुका था, यही सबसे बड़ा संदिग्ध है। रिंकू से सख्ती से पूछताछ शुरू होती है और तब उसने जो कहानी बताई वो सब कुछ जोड़कर रख देती है। उसने बताया, साल 2019 में उसने बीटेक पूरा किया था, नौकरी की तलाश में था। तभी करीब 750 किलोमीटर दूर कोलकाता से क्वालिटी इंजीनियर की नौकरी का कॉल आया। वो कोलकाता चला गया, काम करने लगा। बीच बीच में परिवार से बात होती रहती थी। और फिर आया लॉकडाउन। यही वो दौर था जहां से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो आगे चलकर खून में बदलने वाला था। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे रिंकू का अपने घर वालों से संपर्क लगभग खत्म हो चुका था। आना जाना बंद था, बातचीत भी नाम मात्र की रह गई थी। इसी दौरान उसके पास पड़ोस में रहने वाली एक युवती से उसकी पहचान हुई जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शुरुआत में बस नजरें मिली, फिर एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम घर क्यों नहीं गए? रिंकू ने अपनी पूरी स्थिति बता दी और यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वो युवती कभी खाने में मदद करती, कभी कपड़े धो देती, तो कभी उसके रहन सहन का ख्याल रखती। पता ही नहीं चला कि ये मदद दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार बन गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने जज्बात जाहिर कर दिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि लड़की मुस्लिम थी और लड़का हिंदू। लड़की के परिवार में विरोध करने वाला कोई खास नहीं था, लेकिन रिंकू के परिवार में उसकी तीनों बहनें और माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। पिता रेलवे में लोको पायलट, मां गृहिणी। सबका एक ही फैसला था, ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिंकू इकलौता बेटा था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद परिवार ने साफ कह दिया, तुम घर आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी इस घर में कदम नहीं रखेगी। बातचीत होती तो ताने सुनने को मिलते, अब तो तुम पूरी तरह बदल गए हो, उसने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया होगा। रिंकू हर बार यही कहता, उसने अपना पुराना धर्म छोड़ दिया है, वो हमारे रीति रिवाजों के साथ रहती है। लेकिन परिवार को यकीन नहीं था। वक्त बीतता गया, पहले एक बेटी हुई, फिर बेटा। दोनों छोटे थे, मासूम। इसी बीच परिवार की तरफ से दबाव और बढ़ने लगा। 30 जून 2025 को रिंकू के पिता रिटायर हुए। उसी दौरान रिंकू से साफ कहा गया, पत्नी से अलग हो जाओ, बच्चों को छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। रिंकू मानसिक दबाव में आ गया। उसने पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी का क्या? काफी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि 1 लाख रुपए देकर अलगाव किया जाएगा, ताकि वो अपने बच्चों के साथ काम करके जीवन चला सके। रिंकू ये बात लेकर घर आया, लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया, पैसे का इंतजाम तुम खुद करो। घर में रोज झगड़े होने लगे। दोस्तों, 8 दिसंबर 2025 वही रात शाम करीब 7 बजे रिंकू और उसकी मां के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में मां ने उसे घर से बाहर जाने को कहा। रिंकू ने जवाब दिया, ये घर मेरा है। यहीं से हालात बिगड़ गए। बहस ने हिंसक रूप ले लिया। गुस्से और मानसिक दबाव में रिंकू ने ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ ही पलों में उसके माता पिता जमीन पर गिर पड़े। जब पिता ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो हालात और बिगड़ गए। जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। घबराहट, डर और गुस्से में रिंकू ने अपने ही माता पिता की जान ले ली। इसके बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। रात भर घर में अकेला रहा। सुबह होते तक उसने शवों को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। कार में पैकेट रखकर वो पहले गोमती नदी,
फिर सई नदी तक गया और अवशेषों को अलग अलग जगह फेंक आया। जल्दबाजी में एक हिस्सा घर पर रह गया, जिसे बाद में उसने दूसरी नदी में फेंका। जब पुलिस को सच्चाई पता चली तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। करीब 40 गोताखोरों की टीम नदियों में उतारी गई। कुछ अवशेष मिले, कुछ कभी नहीं मिले। माना गया कि या तो वो बह गए या जलीय जीवों का शिकार हो गए। जब ये पूरी कहानी सामने आई, बहनों को यकीन नहीं हुआ। बुआ टूट गई और कोलकाता में बैठी पत्नी सन्न रह गई। जब पुलिस ने घटनाक्रम का रिक्रिएशन कराया तो रिंकू करीब 25 मिनट तक रोते रोते सब कुछ बताता रहा। उससे पूछा गया, तुमने ये सब क्यों किया? उसका जवाब था, मुझे खुद नहीं पता, सब कैसे हो गया। दोस्तों, ये कहानी किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये कहानी है गलत फैसलों, दबाव और गुस्से की। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची घटनाएं समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही सच्चे क्राइम केस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।